नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 24 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट इंजन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इससे ठीक पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने डिस्कस किया था हीट इंजन के बारे में। हमने और पढ़ा था कि कोई भी हीट इंजन एक साइकिल में काम करता है, या इसको ऐसे बोला था हमने, हीट इंजन ऑपरेट इन ए साइकिल। और वहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस कर रही थी, वो थी क्या थी, इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। और वहाँ पर जिस टाइम पर हीट इंजन की खोज हुई या फिर जिस टाइम पर हीट इंजन बनाया गया, उस टाइम पर साइंटिस्टों का ये पुरजोर कोशिश थी कि वो हीट इंजन की इफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना चाह रहे थे। और बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें रिसर्च कर रहे थे कि किस तरीके से हम किसी हीट इंजन की इफिशिएंसी को क्या कर सके, मैक्सिमम कर सके। और इसी कोशिश में वो पहले साइंटिस्ट जिनको इसमें सफलता मिली, उनका नाम था कार्नोट। तो कार्नोट ने सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज किया कि किस तरीके से हम किसी हीट इंजन की इफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उनका सिंपल सा ये कहना था कि अगर हम किसी हीट इंजन को रिवर्सिबल बना दें, या बोल सकते हैं अगर हम कोई हीट इंजन थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल है, तो उस हीट इंजन की इफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसी को कहने का एक और तरीका और हो सकता है कि जिस साइकिल में कोई हीट इंजन काम कर रहा है, अगर वो साइकिल कैसा हो, रिवर्सिबल हो, तब उस साइकिल में काम करने वाला जो हीट इंजन होगा, उसकी जो इफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ऐसा किसका कहना था, कार्नोट का कहना था। और उन्होंने क्या किया, एक साइक्लिक प्रोसेस क्या करी, हमको दी, हमें बताई कि भैया ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और इस साइक्लिक प्रोसेस में अगर कोई हीट इंजन क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तब उस हीट इंजन की जो इफिशिएंसी होगी वो मैक्सिमम होगी। और उसी साइकिल को क्या बोल दिया गया, कार्नोट साइकिल बोल दिया गया। और उस इंजन को जो कार्नोट साइकिल में काम करता है या फिर कार्नोट साइकिल में ऑपरेट करता है, उसे क्या बोल दिया गया, कार्नोट इंजन बोल दिया गया। जो अभी तक मैंने बोला, इसी को मैं एक बार लिख के चलता हूं तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो लिख के चलेंगे। पहले हिंट डालो, क्या, कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट इंजन। उसके नीचे लिखो सिंस वी नो हीट इंजन ऑपरेट इन ए साइकिल, Carnot was first researcher or scientist who recognize की स्पेलिंग क्या होगी, recognize how to maximize the efficiency of heat engine. He said that to be maximum efficiency heat engine should be thermodynamically रिवर्सिबल। अब थर्मोडायनेमिकल रिवर्सिबल क्या होता है, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है। और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, ये हमने पहले क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। थोड़ा बता दो, यानी एक ऐसी प्रोसेस जो क्या होगी, इनफाइनाइटली स्लो होगी, और उस प्रोसेस के दौरान किसी भी तरीके का डिसिपेटिव लॉस नहीं होगा, यानी वहाँ पर कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा, वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस में लॉस नहीं होगा, वहाँ पर कोई टर्बुलेंस में लॉस नहीं होगा। ऐसा हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। और ज़्यादा इसके बारे में जानना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस होती क्या है, तो हमने इसमें क्या कर रखा है, एक पर्टिकुलरली डेडिकेटेड टू रिवर्सल प्रोसेस,
एक लेक्चर बना रखा है, तो उसे आप देख लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये समझिए कि अगर कोई प्रोसेस हो रही है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल बोल रहा हूँ, तो उस इंजन में क्या हो रहा होगा, जो प्रोसेस है वो क्या हो रही होगी, इनफाइनाइटली स्लो हो रही होगी और उसमें किसी भी तरीके का डिसिपेटिव लॉस नहीं हो रहा होगा। डिसिपेटिव लॉस का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन में कोई लॉस नहीं हो रहा होगा और वहाँ पर रेजिस्टेंस में कोई लॉस नहीं हो रहा होगा और वहाँ पर क्या बोल सकते हैं, टर्बुलेंस, मतलब वहाँ पर कोई भी ऐसे वाइब्रेशन टाइप का कुछ भी नहीं हो रहा होगा। तो उस टाइप के इंजन, मतलब वहाँ पर जो उस टाइप की जो प्रोसेस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मो, या फिर उस टाइप के इंजन को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल इंजन बोलेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, ऐसा इंजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है? हमेशा लगता है। कोई भी इंजन हमारे चारों ओर है उसमें फ्रिक्शन लगता ही लगता है, ठीक है। और हमारे चारों ओर टर्बुलेंस नहीं होता क्या इंजन में? जब इंजन स्टार्ट टर्बुलेंस होता है उसमें, आंसर हाँ जी होता है। तो रेजिस्टेंस भी लॉस भी होगा, टर्बुलेंस लॉस भी होगा, फ्रिक्शन लॉस भी होगा। लेकिन ये जो चीज़ है ये क्या है, एक आइडल केस है जो किसने बताया, कार्नोट ने बताया, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, ही सेड दैट टू बी मैक्सिमम इफिशिएंसी हीट इंजन शुड बी थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल। और वी कैन से heat engine should operate reversible should operate in reversible cycle. This cycle is called Carnot cycle. This cycle is called Carnot cycle. And heat engine operate in Carnot cycle. Carnot cycle is called Carnot engine. इस इंजन को हम क्या बोलते हैं, कार्नोट इंजन बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई, अभी तक की बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि भैया कार्नोट साइकिल क्या होता है और कार्नोट इंजन क्या होता है। क्यों आया कार्नोट साइकिल की बात, क्यों की हमने, क्योंकि उस समय जो साइंटिस्ट थे वो क्या करना चाह रहे थे, किसी भी एक हीट इंजन की जो इफिशियंसी उसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे थे। और जो मैक्सिमम इफिशियंसी वाला हीट इंजन होगा उसका जो साइकिल होगा वो कौन सा होगा, कार्नोट साइकिल होगा। यानी किस साइकिल में वो काम करेगा, कार्नोट साइकिल में काम करेगा और उसकी इफिशियंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जो कार्नोट साइकिल होगा वो क्या होगा, थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल होगा, या बोल सकते हैं वो हीट इंजन कैसा होगा, थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल होगा। इतनी बात समझ में आई। नाउ अब बात करते हैं किसके बारे में, जो कार्नोट साइकिल है इसमें जो स्टेज होंगे कि ये साइकिल किस तरीके का होगा। तो हिंट डालो क्या, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल हैव 4 स्टेजेस। तो इसमें लिख के चलेंगे, देयर आर 4 स्टेजेस इन कार्नोट साइकिल। देखो साइक्लिक प्रोसेस हमने पढ़ी हुई है। देखो मान लिया मेरे पास कार्नोट साइकिल ने पूछते हैं तो साइक्लिक प्रोसेस को कैसे दिखाते हैं, ये पीवी ग्राफ है, माना एक प्रोसेस ऐसे ये क्या है, एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ आ गया वापस, इस पॉइंट को सी बोलते हो। तो ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो कार्नोट साइकिल में भी कुछ ऐसी प्रोसेस हो रही होगी, ठीक है। अब उस प्रोसेस में क्या होंगे, अलग अलग स्टेजेस होंगे। जैसे देखो ए से बी तक एक स्टेज है, बी से सी तक एक स्टेज है और सी से ए तक एक स्टेज है। तो सेम इसी तरीके से जो कार्नोट साइकिल होगा उसमें भी क्या होंगे, अलग अलग स्टेज होंगी। और कितनी स्टेज बोली हमने, 4 स्टेज बोली। और वो स्टेज क्या होती है, हम नीचे लिख के चलेंगे। तो पहली स्टेज जो होती है वो कौन सी होती है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले क्या होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। दूसरे में क्या होगा, दूसरे स्टेज में क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन।
देखो अभी तक क्या हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था। अब साइकिल में क्या होता है, हम जहाँ से गए होते हैं वहीं वापस आना पड़ता है। जैसे हम ए से गए बी में, बी से आए सी में, फिर सी से कहाँ आए, ए में आए। अभी देखो माना इस टाइम पे क्या हुआ, एक्सपेंशन होगा। अब क्या करना पड़ेगा, कंप्रेशन करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप में होता है, वो होता है हमारे पास क्या, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्या होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और जो फोर्थ स्टेप होता है इसमें क्या होता है, क्या होगा बताओ, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक की स्पेलिंग क्या होती है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, ये चीज होती है। ये 4 स्टेप होते हैं। अगर ये 4 स्टेप हमको पता है, यानी ये 4 स्टेप मिलकर क्या बनाएंगे, एक साइक्लिक प्रोसेस बनाएंगे। और उस साइक्लिक प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, कार्नोट साइकिल बोल देंगे, या फिर उस साइकिल को हम क्या बोल देंगे, कार्नोट साइकिल बोल देंगे। और जिस हीट इंजन में ये एक साइकिल में ये 4 चीजें हो रही होंगी, एक साइकिल कंप्लीट करने में जिस हीट इंजन में ये 4 चीजें हो रही होंगी, पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वो भी कैसा, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। दूसरा क्या, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरा क्या, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। चौथा क्या, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। अगर किसी हीट इंजन में ये 4 ऑपरेशन हो रहे हैं एक साइकिल में, तो हीट इंजन कैसा हीट इंजन है, कार्नोट हीट इंजन है। ठीक है, तो कार्नोट हीट इंजन को हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हुई कि वो हीट इंजन जो कार्नोट साइकिल में काम करता है उसे हमने क्या बोला, कार्नोट हीट इंजन बोला। उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसा हीट इंजन में जिसमें एक साइकिल में ये 4 प्रोसेस होती है। पहले क्या होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, फिर क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, फिर क्या होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, फिर क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। तब उस हीट इंजन को हम क्या बोल देंगे, कार्नोट हीट इंजन बोल देंगे, कार्नोट इंजन बोल देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नाउ अब हमने एक चीज और डिस्कस कर रही थी कि किसी भी हीट इंजन में हमें क्या चाहिए, कुछ न कुछ वर्किंग सब्सटेंस चाहिए। तो यहां पर जो वर्किंग सब्सटेंस यूज होता है इन केस ऑफ कार्नोट इंजन, वो होता है क्या, आइडियल गैस। तो फॉर कार्नोट इंजन ऐसे करके लिखो, फॉर कार्नोट हीट इंजन, फॉर कार्नोट इंजन वर्किंग सब्सटेंस इज आइडियल गैस। क्या होती है, आइडियल गैस होती है। ठीक है, बात है समझ में, ओके। अगर इतनी बात समझ में आई, अब एक बार क्या करते हैं, जो कार्नोट इंजन होगा ना, उस इंजन में ये 4 प्रोसेस किस तरीके से होंगी उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ कार्नोट हीट इंजन। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो यूं करके पहले। ठीक है, नाउ स्कीमेटिक डायग्राम, हिंड लो, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन, अब देखो किसी भी हीट इंजन के जो इनिशियल क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, क्या क्या होते हैं, एक होता है क्या, सोर्स, दूसरा होता है सिंक, और तीसरा होता है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस क्या है हमको पता है, आइडियल गैस है। दूसरा हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर एक सोर्स और एक सिंक। सोर्स को हम एक नाम और बोलते हैं क्या, हॉट रिजर्वोयर, और जो सिंक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड रिजर्वोयर। अब देखो कितनी स्टेज है यहाँ पर, 4 स्टेज है, 1 2 3 4। तो 4 हम डायग्राम बनाने पड़ेंगे यूँ करके। तो पहले 4 डायग्राम डालूँ मैं। देखो पहले डायग्राम में मैंने बोल दिया ये क्या है, मेरा सोर्स है, दिस इज माई सोर्स। इसका टेम्परेचर कितना है, T1 बोल दिया मैंने। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ क्या होगा, सिंक होगा। यहाँ पर क्या बना दो इस तरीके से, थोड़ा सा नीचे नीचे सिंक बना दो इसके ठीक नीचे। और जो सिंक होगा ऑब्वियसली बात है उसका टेम्परेचर क्या होगा, सोर्स के कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। यानी इसको क्या बोलेंगे हम, कोल्ड रिजर्वोयर, और इसे हम क्या बोलेंगे, हॉट रिजर्वोयर। दूसरे केस में अगेन यहाँ अज्यूम कर लो कि मेरे पास अगेन से ये क्या है, मेरे पास सोर्स है, इसका टेम्परेचर कितना है, T1 है। और अगेन यहाँ क्या बना दो इस तरीके से, सिंक बना दो।
और इसका टेम्परेचर कितना है मेरे पास यहाँ T2 है, ठीक है। ओके, अगेन एक और बना दो यहाँ पर इस तरीके से। तो ये क्या है मेरे पास, दिस इज माई सोर्स, इस तरीके से सोर्स बनाया, और ये क्या है मेरा यहाँ पर सिंक, और इसका टेम्परेचर कितना है T1 है, और इसका टेम्परेचर कितना है T2 है, ठीक है। और एक और बना दो फिर यहाँ पर ऐसी, क्या दिक्कत है। ये क्या हो गया मेरा सोर्स, उसके ठीक नीचे ये क्या हो गया सिंक, दिस इज T2 एंड दिस वन इज T1। अब देखो हीट इंजन में होता क्या है, सोर्स और सिंक के बीच एक मशीन लगी होती है जो क्या करती है, सोर्स से हीट लेती है और सिंक को देती है और कुछ वर्क करती है। तो यहाँ हमें क्या लगानी पड़ेगी, एक मशीन लगानी पड़ेगी, किसके बीच, इस सोर्स और सिंक के बीच। अब देखो पहली स्टेज, ये क्या है, पहले स्टेज के लिए है, ये डायग्राम दूसरे स्टेज के लिए है, ये डायग्राम तीसरे स्टेज के लिए है, और ये डायग्राम चौथे स्टेज के लिए है। अब पहली स्टेज में देखो जो हमारे पास क्या है, जो प्रोसेस है वो कैसी है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा कि जो प्रोसेस होगी क्या होगी, बहुत स्लो होगी। अब आगे को आ जाओ, यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी इसके दौरान जो मेरे पास सिस्टम है, यानी जो वर्किंग सब्सटेंस है, उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आई बात समझ में। अब मुझे यहाँ पर एक मशीन लगानी है। देखो एक सिंपलेस्ट मशीन हमारे पास क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स में, पिस्टन वाली, यानी एक पंप टाइप का, ठीक है। एक सिलेंडर लूंगा, उस सिलेंडर में क्या लगा दूंगा, एक पिस्टन लगा दूंगा। तो क्या लो, एक सिलेंडर लो यूं करके। अब देखो प्रोसेस कैसी होनी है, आइसोथर्मल होनी है, यानी इस प्रोसेस के दौरान जो मेरे पास सोर्स और सिस्टम यानी जो वर्किंग सब्सटेंस है उसके बीच क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा, यानी उसको मुझे इससे चिपका के रखना पड़ेगा यूं करके। और जो मेरे पास उसकी जो वॉल होंगी, जो मेरे पास सिलेंडर है उसकी जो वॉल होंगी, ऑब्वियसली बात है वो कैसी होंगी, कंडक्टिंग होंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, इस तरीके से एक ये सिलेंडर लगा दिया, और इस सिलेंडर में क्या है मेरे पास, इस तरीके से एक पिस्टन है, और ये पिस्टन लगा दिया, और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, यानी यहाँ पर क्यों रिवर्सिबल है, फ्रिक्शनलेस होगा, इसका मतलब यहाँ पर किसी भी टाइप का फ्रिक्शन में या बोल सकते हैं टर्बुलेंस में किसी भी टाइप का एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। और इसके अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या है मेरे पास, आइडियल गैस है, जो कि हमने पहले ही लिखा हुआ है। अब देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, होगा क्या, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। माने ये क्या हुआ, आइसोथर्मली एक्सपेंड हुआ। कैसा एक्सपेंशन हुआ, इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। हम सब जानते हैं ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या होता है, कूलिंग होती है। ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे ना गैस को, तो वहां पर क्या होगा, कूलिंग टेक प्लेस, यानी वहां पर क्या होगी, गैस ठंडी होना स्टार्ट होगी। अब देखो है क्या, ये जो मेरे पास ये सिस्टम है, यहाँ पे जो मशीन है मेरे पास, वो किससे कनेक्टेड है, इस हॉट रिजर्वॉयर से कनेक्टेड है। और जो मेरे पास इसकी वॉल है ना, वो कैसी है, थर्मली कंडक्टिंग है। कैसी वॉल है, थर्मली कंडक्टिंग वॉल है। अगर इसकी वॉल थर्मली कंडक्टिंग है तो जैसे ही क्या करेगा, हम इसको बाहर की ओर खींचेंगे, हम आराम से खींच रहे हैं क्योंकि कैसी है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। और जैसे इसको हम बाहर की ओर खींचेंगे, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। लेकिन उसी टाइम पर उस डिक्रीज इन टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ हीट कहाँ आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी। लेट अस से कितनी अमाउंट ऑफ हीट आई, Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर आ गई। इससे क्या होगा फिर, इससे ये होगा कि जो मेरे पास इसके अंदर गैस है, इसका टेम्परेचर ये जो मेरे पास रिजर्वॉयर है इसके टेम्परेचर के साथ मैच कर जाएगा। और जैसे मैं थोड़ा और बाहर की ओर खींचूंगा, थोड़ा और टेम्परेचर राइज करेगा, सॉरी और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, लेकिन उसी टाइम पर उतनी ही हीट यानी उस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर आ जाएगी। यानी हमेशा जब तक ये इसके कॉन्टेक्ट में रहेगा, इसको मैं चाहे कितना ही एक्सपेंड कर दूं, इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। और इसका टेम्परेचर किसके टेम्परेचर के बराबर रहेगा, जो मेरे पास यहाँ पर क्या है, रिजर्वॉयर है, उसके टेम्परेचर के बराबर ही रहेगा। किसकी बात कर रहे हैं, गैस के टेम्परेचर की बात हो रही है। यानी इस गैस का टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, T1 है। यानी ये जो प्रोसेस है वो किस टेम्परेचर पर हो रही है, T1 टेम्परेचर पर हो रही है। यानी पूरी प्रोसेस के दौरान जो मेरा टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि ये इसके कनेक्ट में है, और जैसे इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहेगा उसी टाइम पर यहां से क्या आएगी, कुछ हीट इसके अंदर आएगी, उसके टेम्परेचर को इस हॉट रिजर्वॉयर के टेम्परेचर के बराबर कर देगी। यानी कितना कर देगी, T1 कर देगी। और पूरे एक्सपेंशन के दौरान जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी ये जो एक्सपेंशन है यहाँ पर वो कैसा एक्सपेंशन है, एक टाइप का आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और बहुत स्लो हो रहा है, तो कैसा हो गया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। ये बात समझ में आई आपको। नाउ अगर मैं इसी प्रोसेस को डायग्राम से दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा, देखो पीवी डायग्राम से दिखा सकता हूँ मैं इसको। मैं देखो कुछ ऐसा बोल दो कि ये कि मेरे पास क्या है, पी एक्सेस है, और ये मेरे पास क्या है, वी एक्सेस है। तो दिस वन इज माई, थोड़ा लंबा करते हैं इसको, ठीक। तो ये मेरे पास क्या है, वॉल्यूम एक्सेस है,
और ये ऊपर की ओर ये मेरे पास क्या है यहाँ पर प्रेशर एक्सेस। इसको मिटा दूँ मैं, कार्नोट लिखा है यहाँ पर। हाँ, ये क्या है प्रेशर एक्सेस और ये क्या है वॉल्यूम एक्सेस। देखो इनिशियल स्टेज में मान लो इसका जो मेरे पास प्रेशर है वो कितना बोल दिया मैंने, PA बोल दिया। प्रेशर कितना है, PA है, और ये कहाँ पर है, A पॉइंट पर है। यहाँ से क्या हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, और वी ऑल नो दैट कि जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ मुझे देखने को मिलेगा। ये क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। और इनिशियली मान लिया इसका जो वॉल्यूम है था वो कितना था, VA था। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, VA था। और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, VA है इस गैस का। जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ और जो फाइनल वॉल्यूम होगा कितना हो गया, मान लिया VB हो गया, क्योंकि दिस पॉइंट इज पॉइंट B। मानिए पॉइंट क्या है, पॉइंट V है, तो वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ पर, VB हो गया। ठीक है, और प्रेशर कितना हो गया, लेटर से दिस प्रेशर इज PB। प्रेशर बोल दिया मैंने कितना, PB बोल दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना। अब देखो पहली स्टेज कंप्लीट। अब बात करते हैं दूसरी स्टेज की। दूसरी स्टेज में क्या होगा, बोला कि कार्नोट साइकिल में रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। अभी क्या हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। एंड वी ऑल नो दैट कि ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अभी सराउंडिंग क्या था यहाँ पर, ये चीज है, यानी सिंक और सोर्स है। यानी एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, यानी एक्सपेंशन के दौरान कूलिंग तो होगी, लेकिन उसके जो मेरे पास हीट है उसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। यानी हीट ना तो सिंक के साथ एक्सचेंज होगी, ना तो सिंक के साथ एक्सचेंज होगी, ना तो सोर्स के साथ एक्सचेंज होगी। इसका मतलब ये जो मेरे पास मशीन है वो इन दोनों के कांटेक्ट में नहीं होगी। तो दूसरे केस में क्या होगा, मशीन कहीं यहाँ पर होगी, बीच में यहाँ रख दो कहीं पर। ठीक है, यही तो होगा, कांटेक्ट नहीं करने का मतलब मशीन मैंने यहाँ पर रख दी। इस टाइम पर मशीन मैंने इस तरीके से यहाँ पर रख दी। और अभी क्या हुआ, यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ, और एक्सपेंशन के दौरान पिस्टन है वो इधर आ गया, और ये मेरे पास गैस इधर है। ठीक, और ये क्या लगा यहाँ पर, इस तरीके से पिस्टन लगा हुआ है, और ये क्या है, हैंडल है इसका। अगेन चीज वही है, लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। और कैसा एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक ना, लेकिन वी ऑल नो दैट ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन कूलिंग टेक प्लेस। क्या होगी, कूलिंग होगी यहाँ पर। अब जो कूलिंग होगी, माना टेम्परेचर कितना था पहले, T1 था, और यहाँ टेम्परेचर कितना हो जाएगा, लेटर से कुछ हो गया, माना T2 हो गया, या फिर कुछ भी बोल दो। क्या बोले, ठीक है, ओके, कूलिंग टेक प्लेस। अभी हम कुछ नहीं करें कि टेम्परेचर कितना हो, मुझे कोई कुछ पता नहीं, क्योंकि कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमको कुछ पता नहीं है कि टेम्परेचर कितना इसका डिक्रीज हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, एडियाबैटिकली उसको क्या किया, एक्सपेंशन किया, और एक्सपेंशन के दौरान इसका टेम्परेचर डिक्रीज किया, और वो टेम्परेचर T1 से कम होगा, इतना हमें पता है। ठीक है, इतनी नॉलेज हमको पता है कि इसका जो टेम्परेचर होगा ना वो क्या होगा, T1 से कम होगा। क्यों क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन के दौरान क्या होती है, कूलिंग होती है। एंड वी ऑल नो दैट कि यहाँ से आए को जो स्टेज होगी, यहाँ बोलते हैं डायग्राम, जो मेरे पास ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ही होता है, लेकिन स्लोप क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आएगा। तो ये जो ग्राफ आया किसका आया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का आया, और हम कहाँ पहुँच गए, पॉइंट C पर पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, पॉइंट C पर। लेट अस कंसीडर एट पॉइंट C जो मेरे पास वॉल्यूम है वो कितना है, VC है, और जो प्रेशर है वो कितना बोल दिया मैंने, PC बोल दिया। प्रेशर कितना बोल दिया मैंने यहाँ पर, PC बोल दिया। अब देखो, अब आते हैं कौन से स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, यानी अभी क्या करना है, हमको गैस को कंप्रेस करना है, और जैसे ही मैं गैस को कंप्रेस करूंगा ना, तो वहां पर क्या होता है, हीटिंग टेक प्लेस। लेकिन प्रोसेस कैसी होनी है, आइसोथर्मली होनी है, यानी वहां पर टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होना है। तो इस केस में अगेन क्या होगा, जो हमारा सिस्टम होना चाहिए, वो जो हमारे पास इंजन है वो किस साथ कनेक्टेड होगा, इन दोनों में से किसी एक के साथ कनेक्टेड होगा। अब देखो अभी क्या होगा, उसका टेम्परेचर को, मतलब उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है, उसके राइज को रोकना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरे पास इंजन है उसको किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, हमको कोल्ड रिजर्वायर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से कोल्ड रिजर्वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। कौन से स्टेप में, फोर्थ स्टेप में। और यहाँ पर क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, उसको कंप्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पहुँचा दिया। इस तरीके से क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगेन से ये जो मेरे पास पिस्टन है कैसा है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से कंप्रेस किया। एंड वी ऑल नो दैट कि कंप्रेशन के दौरान क्या होगा,
यहाँ पर टेम्परेचर में राइज करेगा, कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर में राइज करेगा, लेकिन जितना टेम्परेचर में राइज किया उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से कुछ हीट कहाँ चली जाएगी, इस कोल्ड रिजर्वॉयर में चली जाएगी। माना कितनी हीट चलेगी, Q2 हीट इधर चलेगी, और ये Q2 हीट यहाँ कब तक जाएगी, जब तक इसका टेम्परेचर कितना ना हो जाए, T2 ना हो जाए। और जो प्रोसेस है बहुत स्लो हो रही है, तो बहुत टाइम है कि ये हीट को यहाँ से यहाँ जाने में और इसका टेम्परेचर T2 होने में। उसके बाद मैं कितना ही कंप्रेस कर दूँ एसोथर्मली, तो इसका मतलब कितना ही कंप्रेस कर दूँ, इसके टेम्परेचर में T2 से ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, यानी इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T2 अब कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं कंप्रेस करूंगा, ऑब्वियसली बात है उसका टेम्परेचर राइज करेगा, जितना टेम्परेचर राइज करेगा उतनी हीट यहाँ से निकलेगी और कहाँ चली जाएगी, इसमें सिंक में चली जाएगी। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा इस टाइम पर, इस गैस का, दिस गैस इज एट टेम्परेचर T2, यानी जितना कोल्ड रिजर्वॉयर का टेम्परेचर है वही इसका टेम्परेचर हो जाएगा हमारा, इस गैस का टेम्परेचर भी हो जाएगा, इस जो इसके अंदर रखी हुई है जो वर्किंग सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा हमारा, T2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। अब सेम, अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आओ। ओके, इसका डायग्राम बना ले एक बार। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड वी ऑल नो दैट कि जो आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा उसका ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ मुझे देखने को मिलेगा। और माना मैं कहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट डी पर पहुँच गया। एट दिस पॉइंट डी जो मेरे पास वॉल्यूम है, अज्यूम कर लो कितना है मेरे पास, Vd है, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो कितना बोल दिया मैंने, कितना है, Pd है। ओके, आगे हम वापस आगे साइकिल बनता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को। तो दिस इज माई आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये वाली कौन सी वाली, ये वाली, ये कहाँ पर है, एट टेम्परेचर T1 है, और ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, दिस इज एट टेम्परेचर T2, यानी A से B किस टेम्परेचर में आया हमें, T1 टेम्परेचर में, टेम्परेचर कांस्टेंट था बिकॉज आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा था। C टू D किस टेम्परेचर में आया हमें, T2 टेम्परेचर में, यानी ये भी क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, और किस टेम्परेचर पे है, T2 टेम्परेचर पर है। ठीक, ये बात समझ में आई ना। अब क्या करना है हमको, एडियाबेटिक कंप्रेशन करना है, तो ऑब्वियसली बात है ना तो ये इससे कनेक्टेड होगा ना इससे कनेक्टेड, ऐसे कहीं बीच पर ऐसे रख दो, यानी देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन जो मेरे पास मशीन है और जो सिंक और सोर्स है उसके बीच कोई कनेक्शन नहीं होगा। और यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और जो मेरे पास सिस्टम है वो कहाँ जाएगा, अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। यानी ये जो मेरे पास स्टेज वाली थी ये दोबारा से क्या हो जाएगी, मेरे को रिगेन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये क्या बना दी मैंने यहाँ पर, इस तरीके से गैस बना दी, और यहाँ पर क्या हुआ, अगेन से ये कंप्रेशन हुआ। और कैसा कंप्रेशन हुआ, एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ, और दोबारा कहाँ पहुँच जाऊँगा मैं, पॉइंट ए पर पहुँच जाऊँगा। तो डायग्राम कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे बना रहा हूँ लेकिन है कैसा, उल्टा है। ठीक है, एरो से पता चल जाएगा, ये क्या बना, एडियाबेटिक कंप्रेशन बना। दोबारा मैं कहाँ से आ गया, D टू A आ गया, तो एक साइकिल मेरा कंप्लीट हो गया। ये जो साइकिल बनाना है यहाँ पर, ये जो साइक्लिक प्रोसेस आपको देखने को मिल रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्नोट साइकिल बोलते हैं। ठीक है, और एक साइकिल के लिए यानी एक राउंड लगाने के लिए जो मेरे पास कार्नोट इंजन होगा वो इस तरीके से क्या करेगा, काम करेगा। पहले वाले केस में वो हीट एक्सचेंज करेगा, दूसरे वाले केस में सिर्फ टेम्परेचर में चेंज आएगा, तीसरे वाले केस में अगेन वो हीट एक्सचेंज करेगा, कितनी, Q2, लेकिन इस टाइम पे किसको देगा, वो सिंक को देगा। ठीक है, पहले क्या करा था, पहले वाले केस में एब्जॉर्ब किया उसने, थर्ड वाले केस में क्या किया उसने, बाहर किया यानी इवॉल्व किया, इजेक्ट की हीट। ठीक है, और फोर्थ वाले केस में अगेन वहां पर कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि प्रोसेस कैसी है, एडियाबेटिक है, लेकिन टेम्परेचर में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इनिशियल की तरह हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। ठीक, ओके, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज, this whole cycle is known as Carnot cycle, and a engine which operate in Carnot cycle is called Carnot engine। ठीक, इतनी बात समझ में आई ना। कभी कभी क्या होता है ना, वो कहता है कि कार्नोट साइकिल के लिए P वर्सेज V ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये तो P वर्सेज V ग्राफ हो गया। लेकिन कभी कभी बोलता है वो T वर्सेज V ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, तो T वर्सेज V ग्राफ कैसा आएगा, तो एक ऊपर वाले में क्या ले लो, T ले लो टेम्परेचर, और ऐसे क्या ले लो, V ले लो, तो T वर्सेज V ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये V है और ये क्या है मेरा T है। तो यहाँ से अब देखो पहले वाले केस में क्या है, A टू B तब जा रहा हूँ, देन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन ग्राफ विल बी एक स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसी आएगी, इस तरीके से स्ट्रेट, A टू B कुछ ऐसा हो रहा है। अगले केस में क्या हो रहा है कि दिस इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, यानी B टू C में देखो, यानी यहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो ग्राफ कैसा आएगा, थोड़ा इसको ऐसा अंदर बना दूँ यहाँ पर, तो दिस इज पॉइंट B, ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक,
क्योंकि क्या होता है ना, टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो कैसा रिलेशन है ये समझ में आ रहा है, टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक, और अगेन अगर मैं सी से कहाँ हूँ, फिर डी में हूँ, तो दिस इज अगेन आइसोथर्मल, लेकिन ये कहाँ पर है, एट टेम्परेचर T1, और दूसरा ये वाला कहाँ पर है, एट टेम्परेचर T2। ये भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन दिख नहीं रही है, बना दो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या होगा, अगेन एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। ये क्या हुआ मेरे पास, कंप्रेशन हुआ आइसोथर्मल एट टेम्परेचर T2, और दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट टेम्परेचर T1, एंड दिस वन इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड दिस वन इज एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो T वर्सेज V ग्राफ ऐसा हमें देखने को मिलेगा, और P वर्सेज V ग्राफ फॉर कार्नोट साइकिल ऐसा हमें देखने को मिलेगा, विच बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों के हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको तो कुछ ज़्यादा याद रखना है, मतलब याद क्या रखना है, ये पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और जो VA, VB, VC, VD ये हैं, अभी इनसे रिलेटेड क्या आएगा, एक डेरिवेशन आएगा, वो भी क्या होना चाहिए, मतलब ये चीज़ें कहाँ से आई, कैसे आई, ये हमें सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक, यानी कौन सी प्रोसेस कहाँ से कहाँ गई, पहले हम A से B गए, फिर B से C गए, फिर C से D आए, फिर D से A आए। ठीक है, ये जो साइकिल है ना, ये हमें पता होना चाहिए। और पहले में क्या हुआ, दूसरे स्टेज में क्या हुआ, तीसरे स्टेज में क्या हुआ, और चौथे स्टेज में क्या हुआ, ये भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक, ओके। अब हमें लिखने की जरूरत तो नहीं है कि A से B क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, B to C क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, C to D क्या है हमारा, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, D to A क्या है मेरा, एडियाबेटिक कंप्रेशन है। ठीक, इतनी बात हुई। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट इंजन। ठीक, ये कार्नोट इंजन का स्कीमेटिक डायग्राम है, और ये कार्नोट साइकिल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं किसकी, हम इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, कि जो कार्नोट इंजन होता है उसकी इफिशिएंसी कितनी होती है। देखो, ये निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो इफिशिएंसी की डेफिनेशन बचाओ। इफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट टेकन। देखो हीट टेकन कितनी है, Q1 है। अब यहाँ से यहाँ जाने में पर साइकिल, यानी एक पूरा साइकिल है ना, यहाँ से यहाँ जाने में, यानी यहाँ से यहाँ जाने में इस इंजन ने कितना काम किया, वो हमें निकालना है। तो काम हम निकाल लेंगे, हर प्रोसेस में क्या निकालेंगे, वर्क निकाल लेंगे। पहले इस प्रोसेस के लिए वर्क निकालेंगे, फिर इस प्रोसेस के लिए वर्क निकालेंगे, फिर इस प्रोसेस के लिए वर्क निकालेंगे, फिर इस प्रोसेस के लिए वर्क निकालेंगे, और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वो क्या आ जाएगा, वर्क डन फॉर 1 साइकिल, यानी एक साइकिल में कार्नोट इंजन ने कितना काम किया, और उस काम को किससे डिवाइड कर देंगे, हीट टेकन बाय द कार्नोट इंजन। वो कितना मेरे पास Q1 है, उससे Q1 भी निकालना पड़ेगा, Q1 भी फाइंड करना पड़ेगा, उससे डिवाइड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, सॉरी कार्नोट इंजन आ जाएगी। ठीक, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मिटाना पड़ेगा, और हेड डालो क्या, वर्क डन इन ईच स्टेज। हेडिंग क्या हो जाएगी, वर्क डन इन ईच स्टेज। बहुत ही जाड़ा हो रहा है भाई, लिखा ही नहीं जा रहा मेरे से, पता है आपको। और दूसरी एक और समस्या हो रही है, मेरे बोलने में लग रहा होगा ना आज कि मैं बोलने में थोड़ा सा क्या हो रहा है, अटक अटक के बोल रहा हूँ, दांत दर्द हो रखी है, तभी हो रहा है ये। और पता है दांत दर्द की मेरे दादाजी मुझसे बोलते थे कि जो दांत दर्द होती ना, एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कोई सिंपैथी नहीं होती। आपको बुखार आया है, लोग आपकी खुशामद कर देते हैं। ठीक है, आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, वैसे होना नहीं चाहिए किसी का, लोग आपकी खुशामद कर देते हैं। लेकिन दांत दर्द हुआ ना, कोई खुशामद नहीं करता, ऊपर से ताने देते हैं। मैंने तो बचपन में ही कहा था दांत साफ कर लिया कर, अब क्या करें। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मतलब कोई भी दिलासा या फिर लाड प्यार देखने को नहीं मिलता दांत दर्द के दिनों में, बस मिलता है तो सिर्फ दर्द है।